तो इस वीडियो में ये हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर के बारे में जो और डिटेल्स है वो कुछ पता चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो आपका गरम गरम खाना होता है उसका टेस्ट आपको, या टेस्ट बोलते हैं, उसका सेंट आपको, स्मेल बहुत जल्दी आ जाता है एज़ कम्पेयर टू जो कोल्ड खाना होता है उसका। तो ये क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका मैंने रीज़न लिखा है that the smell of the hot sizzling food reaches 7 meters away, as the particle of hot food have more kinetic energy and hence the rate of diffusion is more than the particle of cold food। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोल्ड फूड होते हैं ना, उनमें जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो एज़ कम्पेयर टू हॉट फूड बहुत कम होता है। जो गर्म खाना होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे क्लास 9th में। कोई भी चीज़ जो मोशन में होता है, उस कोई भी चीज़ जो चलता रहता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो हॉट फूड है ना, उसके अंदर के जो पार्टिकल हैं उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसी वजह से जो उनका डिफ्यूज़न होगा वो ज़्यादा होगा, इसी वजह से आपको हॉट फूड का जो स्मेल है वो आएगा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू कोल्ड फूड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, उम्मीद करते हैं 1 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें इसका क्वेश्चन होगा कि जो डाइवर है वो वाटर में डाइव करता है और वो पानी को इजीली कट कर सकता है, मतलब कट करके ही डाइव करता है ना। आप देखे होंगे कोई स्विमिंग करते हैं तो अपने आगे से बेसिकली वो क्या करते हैं, वाटर को हटाते हैं, ठीक है। ये न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड है। आप आगे जाओगे तो क्लास 9th में यहाँ पढ़ोगे ये, लेसन नंबर 2 में पढ़ोगे। देखिए इसमें क्या है, अ डाइवर इज एबल टू कट through water in a swimming pool. This shows that the particle of water have intermolecular space and less force of attraction। देखिए सबसे पहले अगर वाटर का बात करें तो वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, तो उसमें जो पार्टिकल्स है थोड़े दूर दूर रहते हैं। तो इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स दोनों ही ज़्यादा, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है लिक्विड में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और इंटर मॉलिकुलर स्पेस ये ज़्यादा होता है। यहाँ पे समझिएगा, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है लिक्विड में, और इंटर मॉलिकुलर स्पेस जो है ये ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो डाइवर है वो ईज़िली वाटर को कट कर सकता है और स्विमिंग कर सकता है। बिकॉज यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, अ डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग स्विमिंग पूल। दिस shows that the particle of the water have intermolecular space and has less force of attraction, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और इंटरमोलिकुलर स्पेस पार्टिकल के बीच में ज़्यादा होगा। इसी वजह से जो डाइवर्स होते हैं वो वाटर में स्विमिंग कर पाते हैं, वाटर को कट करके, आगे से हटा के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। जो मैटर होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या विशेषता होती है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो पार्टिकल के अंदर में इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, पार्टिकल हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस। दूसरा क्या है, पार्टिकल हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो पार्टिकल होंगे उनके उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। और तीसरा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली। जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ना वो इस रेस्ट स्टेट में नहीं होते, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, ये आपके पास कुछ सब्सटेंस दिए रहेंगे क्वेश्चन में, इनको बोलेंगे कि डेंसिटी के हिसाब से आप ये करो। तो डेंसिटी सबसे पहले क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसमें से देखिए एयर का जो डेंसिटी है ना इन सब सब्सटेंस में बहुत कम है, तभी ना हम एयर में इजीली हाथ पैर फेंक सकते हैं, हम लोग को कुछ फील भी नहीं होता है, ठीक है। तो एयर का डेंसिटी कम होने के कारण। उसके बाद फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से जो धुआं निकलता है फिर उसका जो डेंसिटी है वो थोड़ा कम है।
उसके बाद कॉटन, उसके बाद वाटर, उसके बाद चौक। सबसे ज़्यादा डेंसिटी है आयरन का। आप आयरन के आर पार देख सकते हो, या आयरन में इजीली हाथ पैर फेंक सकते हो क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया हुआ था। डैट इज़ इधर है सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस। ठीक है। इसका आपको शेप बताना है। तो सॉलिड का जो शेप होता है फिक्स्ड होता है, लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता है, और गैस का भी फिक्स शेप नहीं होता है। फिर वॉल्यूम, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है फिक्स होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, बट गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। गैस का वॉल्यूम फिक्स कैसे नहीं होता है? अगर आप कहीं मान लो स्प्रे कर रहे हो, तो स्प्रे तो हर एक डायरेक्शन में चला जाता है ना, तो उस केस में उसका वॉल्यूम फिक्स कैसे रहेगा? तो गैस का भी वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। तीसरा रिजिडिटी फ्लूइडिटी। तो सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड क्या होता है? एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो अपना शेप या साइज को चेंज करने से रेसिस्ट करता है। ठीक है, रिजिडिटी ये प्रॉपर्टी होता है मटेरियल। तो सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है। रिजिड मतलब वो इजीली फ्लो नहीं कर सकता। लिक्विड रिजिड नहीं होता है, वो फ्लो करता है, और गैस भी रिजिड नहीं होता। इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो सॉलिड में जो होगा मैक्सिमम होगा, लिक्विड में जो होगा सॉलिड से कम होगा, और गैस में जो होगा वो बहुत कम होगा, वेरी लेस लिखा हुआ है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स तो पढ़ लिया। अब इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो सॉलिड में होगा वो इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होगा, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होगा वो बहुत कम होगा। लिक्विड में जो होगा दो मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होगा वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा ज़्यादा होगा, और गैस में तो सबसे ही ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड कंप्रेस नहीं होता। आप आयरन को दबाते हो तो वो कंप्रेस होगा क्या? हाँ, अगर एक्स्ट्रा मशीन वगैरह यूज़ नहीं करो तो, कंप्रेसर सब यूज़ नहीं करो, हाइड्रोलिक प्रेशर सब आता है उसका यूज़ नहीं करो, तो आयरन ईजिली कंप्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल ऑलरेडी इतने टाइटली पैक्ड है ना, तो वो नहीं हो सकता है कंप्रेस। लेकिन आप वाटर को कंप्रेस कर सकते हो क्योंकि इसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं, तो ये पास आने के लिए अगर आप कंप्रेस करोगे तो ये हो सकता है। और गैस में तो आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो, जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज में देखा था, गैस को कंप्रेस करके हम लोग लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे। तो देखिए सॉलिड में क्या है, कंप्रेस नहीं होता है, नेग्लिजिबल। लिक्विड कंप्रेसिबल, और जो अपना गैस है ये हाईली कंप्रेसिबल। गैस को आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे रिजिडिटी टर्म है, उसको डिफाइन करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। देखिए, कभी आप आउटसाइड फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए ये एक सब्सटेंस है, इस पे आप इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, तो ये सब्सटेंस ना अपना शेप चेंज नहीं करेगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि रिजिड है। ठीक है। अपने शेप चेंज को अगर रेसिस्ट कर रहा है तो वो रिजिड है। तो यही बात है। वाटर अपना शेप चेंज कर लेता है तो वो रिजिड नहीं है, गैस भी शेप चेंज कर लेता है वो भी रिजिड नहीं है, बट सॉलिड क्या है? रिजिड है। आप जैसे आयरन का एक पीस है, वो ऐसा का वैसा ही रहेगा ना। कंप्रेसिबिलिटी तो आप समझ ही गए हो। कंप्रेसिबिलिटी, मान लीजिए ये एक मैटर है, इसको आप इधर से भी दबा रहे हो, इधर से भी दबा रहे हो, तो ये कंप्रेस्ड हो जाएगा, इसी को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है? द मैटर हैज इंटरमोलिकुलर स्पेस, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग दिस पार्टिकल क्लोजर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। देखिए जैसे एक मैटर है, इसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा तो ज़्यादा है, अब इसको आप कंप्रेस करोगे ना तो ये बहुत नज़दीक नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, कंप्रेस होने के बाद वाला ये पिक्चर। तो ये कंप्रेस हुआ ना, इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, फिर ऐसा ये कंप्रेस हो गया आगे, तो इसी को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर है? यहाँ तक आप समझ रहे होगे उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट है फ्लूडिटी। फ्लूडिटी क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू फ्लो। कोई भी पार्टिकल अगर फ्लो करने का उसके पास टेंडेंसी है तो उसको हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं, इन टर्म फ्लूडिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लिक्विड और गैस जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, लिक्विड एंड गैसेज फ्लो। फिर है फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर। देखिए गैसेज है पार्टिकल विच वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, द गैस कैन फिल कंटेनर। जैसे कि एक ये कंटेनर है आपके पास डब्बा, आपने इसमें क्या भर दिया है? गैस। तो गैस क्या होगा? इधर भी जाएगा, 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 क्योंकि इसका जो पार्टिकल होता है ना बहुत रैंडम मोशन करता है, किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, तो ये पूरा इसको भर देगा। फिर शेप,
सॉलिड के पास जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है तो इसका डेफिनिट शेप होता है, लेकिन लिक्विड और गैस के पास इनडेफिनिट शेप होता है, बिकॉज इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है वो बहुत वीक होता है। ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी का बात करते हैं। तो एनर्जी पोजेस बाय पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। देखो जो पार्टिकल मोशन करते हैं ना मैटर के अंदर के, तो उनके पास एनर्जी है, तभी तो मोशन कर रहे हैं, बिना एनर्जी के वो मोशन करेंगे क्या? उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस जो होते हैं वो रैंडमली वाइब्रेट करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, तो उनके पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में कि सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, तो सबसे ज़्यादा बाबू गैस में होता है, और लिक सबसे कम होता है सॉलिड में। इसीलिए ना सॉलिड का शेप फिक्स रहता। अगर सॉलिड का पार्टिकल मूव करता तो वो भी फिर फ्लो कर जाता। डेंसिटी बात करते हैं। डेंसिटी को क्या कहते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सॉलिड का हाईएस्ट डेंसिटी होता है। आप सॉलिड में चल सकते हो क्या? नहीं ना। चलिए क्लियर। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन है, गिव रीजन्स। रीजन्स हमको देना है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। तो गिव रीजन्स में क्या है? अ गैस फिल कम्प्लीटली वैसल इन विच इट इज़ केप्ट। ये सेम वाला ऐसा ही क्वेश्चन है कि अगर कोई भी वैसल में गैस है उसको पूरा भर देता है। कैसे देखते हैं? जो गैस का जो मॉलिक्यूल है इसके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। अभी अभी मैंने बोला कि गैस का मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत होता है। ठीक है। तो विच कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शन एंड हैंस फिल द वैसल कम्प्लीटली इन विच दे आर केप्ट। जैसे मान लीजिए एक वैसल है, एक बर्तन है, इसमें आपने क्या भर दिया? गैस। तो इसका जो पार्टिकल्स है ना, इसका बहुत रैंडम मोशन होता है, इधर भी जाएगा, 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 मोशन करता रहेगा। तो इसको ये पूरा भर दिया कि नहीं भर दिया? ठीक है। तो ये लिखा हुआ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच दे कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। गैस का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये हर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, और इसी वजह से ये वेसल को कम्प्लीटली फिल्ड कर देते हैं जिसमें इनको रखते हैं। ठीक है। ये भी सेम ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए गैस अगर मूव करेगा तो इधर प्रेशर लगाएगा ना हर एक डायरेक्शन में। तो गैस जो है ना कॉन्स यूनिफॉर्म प्रेशर लगाता है हर एक डायरेक्शन में। अगला जो रीज़न है यही है। अ गैस एग्जस्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अ गैस एग्जस्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर इन द कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन। सेम बात वही है। To high kinetic energy, these molecules constantly vibrate, move, hit the walls of the container, thereby exerting pressure on it. तो मॉलिक्यूल्स में जो काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा होता है वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो तो कंटेनर से, उनके सराउंडिंग में क्या है? कंटेनर्स हैं, तो वो बाहर उससे टकराएंगे। तो इसी वजह से टकराने से प्रेशर जनरेट होगा हर एक वॉल्स पे। ये वाला आप डायग्राम यहाँ पे भी बना सकते हो। वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। हाँ, तो वुडन टेबल को हम लोग सॉलिड ही बोलेंगे ना, क्योंकि वुडन टेबल अपना शेप चेंज नहीं करता है, उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। ठीक है। उसके जो पार्टिकल होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बहुत कम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो वुडन टेबल है वो सॉलिड है। उसको पढ़ लेते हैं एक बार। द मॉलिक्यूल पार्टिकल ऑफ द वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड with each other. There is no intermolecular space. It cannot be compressed. It cannot flow. All these characteristics are of solid, so wooden table should be a solid. ये सब जितना कैरेक्टरिस्टिक्स है ना सॉलिड का, इसीलिए देखिए एक ये क्वेश्चन है कि आइस सॉलिड है लेकिन फिर भी वाटर पे फ्लो करता है। हम लोग ने देखा था कि जो सॉलिड होते हैं उनका जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और लिक्विड का जो डेंसिटी होता है सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। लेकिन यहाँ पे बात अलग है। जो वाटर है, आइस है, तो आइस को तो हम लोग सॉलिड कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसका फिक्स शेप होता है। लेकिन वो फिर से लिक्विड में क्या करता है? फ्लो करता है। तो ये कैसे हो पाता है? बिकॉज जो आइस का स्ट्रक्चर होता है ना वो अंदर से बहुत खाली स्पेस का होता है, अंदर से कम डेंस होता है, बस बाहर से वो थोड़ा ज़्यादा डेंस होता है। उसका जो स्ट्रक्चर है ना अंदर में बहुत वैकेंट स्पेस बच जाते हैं बीच में, इसी वजह से जो आइस है वो वाटर पे फ्लो करता है। तो इसको अगर देख लेते हैं, आइस इज ए सॉलिड बट इट्स डेंसिटी इज़ लोअर देन वाटर ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर के कारण जो है इसका जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होता है। द मॉलिक्यूल इन द आइस मेक्स अ केज लाइक स्ट्रक्चर।
आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, केज जैसे। केज जानते हैं ना, जेल के जैसे। जेल में देखते हैं खाली खाली जगह होती है, विथ लॉट ऑफ वैकेंट स्पेसेस, थिक्स में आइस फ्लोट ऑन द वाटर। ठीक है। ये क्वेश्चन है कि 300 केल्विन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये फॉर्मूला मैंने एक्सरसाइज में लिखाया हुआ था। आप लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा फर्स्ट पार्ट का, तो प्लीज़ देख लेना। इसमें लिखा हुआ है कि केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए और सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आपको सेल्सियस में 270 केल्विन को जोड़ना पड़ेगा, अपने आप को सेल्सियस में आ जाएगा। तो क्या करना है कि केल्विन दिया हुआ है 300, 270 डिग्री, इधर प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 300 में से 270, ये तो शायद मैंने कराया भी है क्वेश्चन। 250 डिग्री सेल्सियस गैस का है, 100 डिग्री। ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि वाटर है जिसका जो टेम्परेचर है 250 डिग्री है, तो ये कौन से स्टेट में होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री के बाद वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, तो वो गैस में रहेगा। और 100 डिग्री में लिक्विड में भी रह सकता है, गैस में भी रह सकता है, दोनों में से कोई। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अगर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज अ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है, ये लैटेंट हीट पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसको मैंने बताया था कि अगर कोई सब्सटेंस अपना फेज चेंज कर रहा है तो उसका टेम्परेचर सेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका जो फेज़ है ना वो कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो फेज़ चेंज करने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो उस टाइम में क्या होता रहता है ना, पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीट लेते रहते हैं एक दूसरे से, फिर वो पार्टिकल पहला को ट्रांसफ़र करेगा, फिर पहला दूसरा को, दूसरा तीसरा को, ऐसे ऐसे करके जो अंदर में जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में, उनके बीच में हीट डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो उस केस में जो होता है वो हीट कांस्टेंट होता है, हीट बढ़ता नहीं है। और फेस चेंज होते रहता है, मतलब सॉलिड टू लिक्विड सब्सटेंस बनता रहता है। सिमिलरली लिक्विड टू गैस अगर बनाना है, अगर एग्जांपल लेंगे कि वाटर का अगर 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड फेज़ है, उसको हमको गैस में कन्वर्ट करना है, तो 100 डिग्री के बाद वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन 100 डिग्री पे जाने के बाद ना वाटर का जो 100 डिग्री टेम्परेचर है वो रुक जाएगा कुछ देर तक, जब तक पूरा वाटर गैस में ना कन्वर्ट हो जाए तब तक। बिकॉज जो लिक्विड है वो हीट, वो उन लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल हैं वो हीट लेते रहेंगे और एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहेंगे, तो हीट बढ़ता नहीं है। फेज़ चेंज जब तक नहीं होगा तब तक हीट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बस यही बात है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ एनी मैटर हीट इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस। देखो, कोई भी मैटर अगर उसका तुमको फेज़ चेंज करना है तो तुमको हीट तो अब सप्लाई करना ही पड़ेगा, बिना हीट के तुम फेज़ चेंज नहीं कर सकते। द मॉलिक्यूल ऑफ दिस मैटर यूज हीट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसे हीट देते हो ना तो वो जो